नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 2 दिसंबर 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, 250 डीजल बसें खरीदेगा HRTC। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC 250 डीजल बसों की खरीद करेगा। यह बसें निगम को इसी महीने मिल जाएंगी, जिसके लिए तेजी से काम करने को कहा गया है। सरकार ने 250 डीजल बसों की खरीद के लिए उसे मंजूरी दे दी है, जिसका ऐलान सोमवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की है। ढली बस अड्डे के उद्घाटन के मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग रहा है। ऐसे में सरकार ने उसे 250 डीजल बसों की खरीद करने को मंजूरी दी है, जो इसी महीने आ जाएंगी। इन बसों की व्यवस्था तत्काल करने का निर्णय लिया गया है। यह बसें 36 या 37 सीटर होंगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 327 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जानी है, जिसके लिए टेंडर हो चुका है। इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जल्दी ही पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसें दिखाई देंगी। उन्होंने कहा कि इस बीच प्रदेश में बसों की काफी ज्यादा जरूरत आन पड़ी है, लिहाजा अब 250 डीजल बसों की खरीद की जाएगी। इसके अलावा 100 मिडी बसें जो टेम्पो ट्रैवलर टाइप की होती है, उनको भी लिया जाएगा। ऐसे स्थानों पर जहां बड़ी बसें नहीं जा सकती हैं, वहां पर टेम्पो ट्रैवलर को चलाया जाएगा। स्थायी युवाओं को इसमें रोजगार हासिल होगा। उन्होंने कहा कि ढली में बस अड्डे का निर्माण किया गया है, जो कि 13.5 करोड़ रुपए से हुआ। ऊपरी शिमला का यह प्रवेश द्वार है, जहां ढली का कायाकल्प किया गया है। इसमें अभी और काम किए जाएंगे, क्योंकि यहां वर्कशॉप के लिए भी 24 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। चार्जिंग प्वाइंट्स और वर्कशॉप के पुनरुद्धार के लिए सरकार से 110 करोड़ रुपए की राशि मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ बेहतरीन संबंध बनाकर HRTC का आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। समय पर कर्मचारियों के वेतन की अदायगी हो रही है और पेंशनरों को पेंशन दी जा रही है। इसमें किसी को भी कोई शिकायत नहीं है। ऐसे में इन सभी के सहयोग के साथ HRTC को ऊंचे मुकाम पर पहुंचाया जाएगा। समाचार नंबर 2, मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया ढली बस स्टैंड का उद्घाटन, सब्जी मंडी का भी होगा आधुनिकीकरण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में 13.25 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित ढली बस अड्डा जनता को समर्पित किया और इसका निरीक्षण भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने सिर्फ चुनावी दृष्टि से बिना बजट के इस बस अड्डे का शिलान्यास किया था और ऐसा ही ठियोग बस अड्डे के लिए भी किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने बीते और इस वर्ष 5 से 5 करोड़ रुपए जारी कर 13 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां 24 करोड़ रुपए की लागत से HRTC की एक आधुनिक वर्कशॉप भी बनाई जा रही है, जिसका कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने डबल इंजन की सरकार के नाम पर प्रदेश की जनता को धोखा दिया। महज चुनाव जीतने के उद्देश्य से 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी, लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार बजट का समुचित प्रावधान करने के बाद ही विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही है तथा इन्हें समयबद्ध रूप से पूरा भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ढली में 36 करोड़ रुपए की लागत से सब्जी मंडी के आधुनिकीकरण कार्य की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर मंडी का आधुनिकीकरण कार्य शुरू हो जाएगा और 18 महीने में इसका कार्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि शिमला में भी CA स्टोर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ढली में नई पार्किंग बनाने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार सड़कों का सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कई सड़कों को स्वीकृति नहीं दी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी है।
परवाणु शिमला को 2 साल में ढली तक 4 लेन बनाने का प्रयास किया जाएगा और वर्तमान राज्य सरकार एशिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण करेगी। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 1.65 करोड़ रुपए की लागत से बने सामुदायिक केंद्र समिट्री संजौली और पार्किंग सुविधा का भी लोकार्पण किया। ढली में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, रोहड़ू में किसानों ने उनसे भेंट कर बताया कि दूध का मूल्य बढ़ने से उन्हें बहुत अधिक लाभ हुआ है। प्रदेश सरकार के निर्णयों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। राज्य सरकार प्राकृतिक खेती से उगाई गई गेहूं और मक्की को क्रमशः 40 रुपए तथा 30 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीद रही है, ताकि गांव के लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान राज्य सरकार ने बागवानों की फसलों को मंडी तक पहुंचाने के लिए समय पर सभी सड़कें बहाल की। शिमला और किन्नौर की सड़कों को बहाल करने के लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए ताकि बागवानों को आर्थिक नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि आपदा में प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य की कोई मदद नहीं की। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया और लोगों को राहत देने के लिए नियमों में बदलाव कर नुकसान पर मिलने वाली मुआवजा राशि को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया है। प्रदेश सरकार ने सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 1.50 रुपए बढ़ाया है। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 153 करोड़ रुपए जारी कर किसानों की बकाया राशि का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेब बागवानों की सुविधा के लिए यूनिवर्सल कार्टन इस वर्ष से लागू कर दिया है, ताकि उन्हें उत्पाद के बेहतर दाम मिल सके। उन्होंने कहा कि पराला में नया सीए स्टोर बनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में 8 अन्य सीए स्टोर भी तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पराला राजगढ़ सड़क मार्ग को डबल लेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ट्रक का भाड़ा कम हो सके और कम लागत में बागवानों की फसलें चंडीगढ़ की मंडियों में पहुंच सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी है। सरकार के इन निर्णयों से ग्रामीण परिवेश में रहने वाले और आम आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा इन निर्णयों के आगामी समय में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। समाचार नंबर 3। वेदर, बारिश बर्फबारी के लिए अभी करना होगा इंतजार, जाने 1 हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम। लंबे समय से बारिश के इंतजार में किसानों बागबानों को फिर निराशा हाथ लगी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बावजूद राज्य में उम्मीद मुताबिक बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। जिन 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया था, वहां भी हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश के अन्य जिले सूखे की चपेट में ही हैं। मैदानी जिलों में सुबह और शाम कोहरा पड़ने से प्रचंड ठंड में लोगों का बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। प्रदेश के कई स्थानों में पारा 0 से नीचे चल रहा है। ऐसे में प्रदेश को लोगों का बारिश और बर्फबारी का इंतजार अभी और बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। 4 से 8 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और सूखी ठंड लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में अगले 1 हफ्ते तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना रहेगा और तापमान भी धीरे धीरे कम होगा। बता दें कि प्रदेश में बीते 2 महीने से बारिश न होने से किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि समय पर बारिश न होने से अधिकतर किसान अपने खेतों में गेहूं की बुआई नहीं कर पाए हैं। बारिश न होने से पूरे प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं बारिश न होने से पेयजल योजनाओं में भी जलस्तर घट गया है। यदि आने वाले दिनों में बारिश न हुई तो पेयजल आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा। समाचार नंबर 4। आ गए पौंग के मेहमान, झील किनारे डाला डेरा। पौंग झील प्रवासी परिंदों की अटखेलियों व चहचहाट से गुलजार हो रही है तथा सर्दियां शुरू होते ही पौंग झील में अभी तक बाहरी देशों से करीब 40,000 परिंदों ने दस्तक दे दी है। इस बार नवंबर माह से पक्षियों की आमद शुरू हुई है। ये परिंदे नाइजीरिया, साइबेरिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया इत्यादि देशों में ठंड ज्यादा होने के कारण झीलों का पानी बफर में तब्दील होने के बाद हिमाचल की पौंग झील में पहुंचते हैं तथा गर्मियां शुरू होते ही वापस लौट जाते हैं। मेहमान परिंदों की सुरक्षा के लिए वन्य प्राणी विभाग ने 15 टीमों का गठन किया है।
इस बारे में वन्य प्राणी विभाग हमीरपुर के डीएफओ रेजिनोड रॉयस्टोन ने कहा कि प्रवासी पक्षियों की देखरेख के लिए 15 टीमों का गठन किया गया है, जो कि दिन रात इनकी निगरानी में मुस्तैद है। अगर कोई प्रवासी पक्षियों का शिकार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पौंग किनारे किसी को भी खेती नहीं करने दी जाएगी। कोई ट्रैक्टर चलाता पकड़ा गया तो बख्शा नहीं जाएगा। समाचार नंबर 5। बढ़ रही देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता, सांसद सिकंदर के सवाल पर मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डा जितेंद्र सिंह ने बताया कि वर्तमान में देश की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8180 मेगावाट है। अगले 7 वर्षों में यह बढ़कर 3 गुना हो जाएगी। वर्ष 2021 से 32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 8180 मेगावाट से बढ़कर 22480 मेगावाट हो जाएगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डा जितेंद्र सिंह ने सांसद डा सिकंदर कुमार के सवाल के लिखित जवाब में संसद में यह जानकारी दी। 2070 तक भारत के नेट जीरो ऊर्जा संक्रमण पर प्रकाश डालते हुए डा जितेंद्र सिंह ने कहा कि विभिन्न अध्ययनों ने 2047 तक 1 लाख मेगावाट की राष्ट्रीय परमाणु क्षमता की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। सांसद डा सिकंदर कुमार ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री से सवाल किया था कि क्या सरकार ने वर्ष 2047 तक लगभग 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने की अभिकल्पना की है। क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन में सहायता करने हेतु परमाणु ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों के लिए भंडारण सहित पर्याप्त अवसंरचना निर्माण के लिए कोई उपाय किए हैं, और क्या देश भर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए नए आविष्कार किए जा रहे हैं? इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि नाभिकीय ऊर्जा एक आधार भार स्रोत है और ग्रिड में एकीकरण के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है। समाचार नंबर 6। रोहतांग में बर्फबारी, कोकसर में गिरे ओले, सूखी ठंड ने जकड़े लोग, घरों से बाहर निकलना दुश्वार। मनाली की चोटियों और रोहतांग दर्रे पर रविवार सुबह हल्की बर्फबारी और कोकसर में ओलावृष्टि हुई है। लाहुल और मनाली के ऊंचे क्षेत्रों में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। हालांकि मनाली व कुल्लू के निचले क्षेत्रों में दिन में मौसम साफ रहा। लंबे समय से बारिश के इंतजार में किसानों बागबानों को फिर निराशा हाथ लगी है। बीते शनिवार को रोहतांग, बारालाचा, कुंजुम दर्रा पर बर्फबारी हुई है। मैदानी जिलों में सुबह और शाम कोहरा पड़े से प्रचंड ठंड में लोगों का बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बावजूद राज्य से उम्मीद मुताबिक बर्फबारी नहीं हुई है। जिन 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया था वहां हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश के अन्य जिले बीते 24 घंटे से सूखे की चपेट में ही हैं। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन के लिए कांगड़ा, कुल्लू और लाहुल स्पीति के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की बात कही है। हल्की बारिश और बर्फबारी की वजह से कोहरे से जरूर राहत मिली है। बिलासपुर, ऊना और मंडी जिलों में कोहरे का असर कम हुआ है और यहां रविवार को विजिबिलिटी में भी सुधार देखने को मिला है। हालांकि शुष्क मौसम के बीच प्रदेश भर में तापमान में गिरावट का दौर लगातार जारी है और राज्य के 4 शहरों में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान बना हुआ है। इनमें ताबो में -8 डिग्री, कुकुसमेरी में -6.1 डिग्री, समधो में -1.9 डिग्री और कल्पा में 0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इन सभी शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में तापमान: ताबो 8.0, कुकुमसेरी 6.1, समधो 1.9, कल्पा 0.4, भुंतर 1.8, सियोबाग 2.0, मनाली 4.1, बर्थीन 4.3, सोलन 4.4, सुंदरनगर 4.5, ऊना 5.0, मंडी 5.3, भरमौर 5.4, पालमपुर 5.5, कांगड़ा 6.1, बिलासपुर 6.5, शिमला 9.4, धर्मशाला 8.1, धौलाकुआं 8.4, जुब्बड़हट्टी 9.2, नाहन 10.3, पामवटा साहिब 11.0 डिग्री सेल्सियस। समाचार नंबर 7। शिमला में युवती से रेप, बच्ची को दिया जन्म, पीड़िता ने अज्ञात व्यक्ति पर लगाया आरोप। दुराचार से पीड़ित युवती ने अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया है। प्रसव के बाद जच्चा बच्चा दोनों अस्पताल में भर्ती हैं।
पीड़िता ने अज्ञात शख्स पर दुराचार का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला शिमला के ठियोग थाना के एक क्षेत्र का बताया जा रहा है। बच्ची को जन्म देने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने पिता की मृत्यु के बाद बचपन से ही उसे उसकी दादी के पास छोड़ दिया था। दादी की भी 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन पहले पीड़िता के पेट में दर्द हुआ था। 28 नवंबर को जब वह अपनी एक रिश्तेदार के घर में थी तो रात को उसकी हालत खराब हो गई और प्रसव पीड़ा होने पर उसे 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। पीड़िता द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक 9 माह पहले एक अज्ञात शख्स बहला फुसलाकर उसे चियोक के जंगल में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसका परिचित नहीं है, लेकिन सामने आने पर वह उसे पहचान लेगी। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बद्दी में पेंट करते भवन से गिरा प्रवासी, मौके पर मौत। बद्दी अस्पताल के निर्माणाधीन भवन में पेंट कर रहे एक प्रवासी की गिरने से मौत हो गई। अस्पताल में निर्माणाधीन भवन में पेंट करते वक्त 22 वर्षीय प्रवासी हरभजन नीचे आ गिरा, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। अस्पताल में उपचार के बाद उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। समाचार नंबर 8। छात्रों और शिक्षकों की अटेंडेंस विद्या समीक्षा ऐप पर लगेगी, स्कूलों को निर्देश। प्रदेश के स्कूलों में 31 मार्च के बाद रजिस्टर पर हाजिरी नहीं लगेगी। समग्र शिक्षा ने सभी स्कूलों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें विद्या समीक्षा ऐप पर ही हाजिरी लगेगी और सुबह शाम की हाजिरी अपडेट होगी। समग्र शिक्षा ने इस बारे में बड़ा सराहनीय काम किया है और 1 अप्रैल से इसे 100% लागू कर दिया जाएगा। इस बारे में स्कूल रोजाना अपडेट दे भी रहे हैं। इसमें स्टूडेंट व शिक्षकों की अलग हाजिरी लग रही है। ऐप के माध्यम से किसी भी स्कूल का स्टेटस चेक किया जा सकता है। समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की रियल टाइम अटेंडेंस लेना जरूरी है। विद्या समीक्षा केंद्र ने स्मार्ट उपस्थिति मोबाइल ऐप लॉन्च की है। सभी स्कूलों को अपने शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति रियल टाइम देना अनिवार्य बनाया जा रहा है। इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र ने राज्य, जिला स्तर पर डैशबोर्ड तैयार किए हैं, जिसमें स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति का डाटा राज्य, जिला स्तर पर ऑनलाइन अधिकारी देख सकते हैं। करीब 14 लाख छात्रों का डाटा इस पर अपलोड किया गया है, जिसमें से 90% छात्रों का डाटा अपडेट हो चुका है। ऐसे में अब ऐप पर छात्रों की हाजिरी ली जा सकती है। विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा 1ली व 2री कक्षा के बच्चों के लर्निंग लेवल का मूल्यांकन संबंधी डाटा अपडेट करने के निर्देश भी जिला उपनिदेशकों और जिला कार्यक्रम अधिकारियों को दिए गए हैं। विद्या समीक्षा केंद्र की ओर से निपुण प्रगति चैटबॉट लॉन्च किए गए थे, जिनके माध्यम से कक्षा 1 व 2री के बच्चों की लर्निंग लेवल का ऑनलाइन मूल्यांकन किया जा रहा है। जहां प्रोफेसर नहीं, वहां वर्चुअल मोड। शिक्षा सचिव ने बैठक में सभी कॉलेज प्रिंसिपल से ली फीडबैक। प्रदेश के कॉलेजों में प्रोफेसर के पद यदि खाली हैं, तो जब तक नई भर्तियां नहीं होती, तब तक कॉलेज प्रिंसिपल वर्चुअली मोड में बच्चों को पढ़ाने का विकल्प निकालें। कॉलेज प्रिंसिपल के साथ हुई बैठक में शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने ये निर्देश जारी किए हैं। इसमें बैठक के दूसरे दिन सुबह और शाम के 2 सत्र हुए। सुबह के सत्र में कॉलेजों की ओर से बेस्ट प्रैक्टिस पर पीपीटी दिखाई गई। इसके बाद कॉलेज स्तर पर प्रिंसिपल को जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उस बारे में चर्चा की गई। एचपीयू से प्रो शंशिकांत ने नैक एक्रेडिटेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की। कॉलेज प्रिंसिपल को ये निर्देश दिए गए कि शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के साथ साथ स्टूडेंट्स को गाइड भी किया जाए, ताकि वे आने वाले समय में बेहतर करियर का निर्माण कर सके। कॉलेजों की रैंकिंग पर चर्चा की गई, जिसमें इस बार कॉलेजों की राज्य स्तर पर रैंकिंग की जानी है। दिसंबर तक का इसमें समय दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पहले दिन इस कार्यक्रम में कॉलेज प्रिंसिपल के साथ बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग कर रहा है। इससे शैक्षणिक संस्थाओं का आत्मनिरीक्षण तथा अंकेक्षण सुनिश्चित होगा। संस्कृत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ करने पर भी विचार किया जाएगा।
समाचार नंबर 9। हिमाचल न्यूज। परिवहन निगम से हिमाचल प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर नाराज। हिमाचल प्रदेश के बस ऑपरेटरों में नाराजगी है। परिवहन निदेशक के साथ बैठक के बाद उन्हें दोबारा से बुलाया जाना था, मगर मामले को 2 सप्ताह बीतने के बाद भी कोई बुलावा नहीं आया। ऐसे में इनकी नाराजगी बढ़ गई है और यह एक बार फिर निदेशक से मिलने के साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी मुलाकात की सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने HRTC के खिलाफ दी अपनी शिकायत पर सभी तथ्य परिवहन निदेशक के सामने रख दिए हैं, जिन्होंने 10 दिनों के भीतर दोबारा चर्चा करने को कहा था। HRTC से भी इस पर जवाब मांगा गया था, जहां से भी कोई जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे में प्राइवेट बस ऑपरेटर अपनी अगली रणनीति बनाने में लग गए हैं। प्राइवेट बस ऑपरेटरों का आरोप है कि HRTC JNNURM की बसों को क्लस्टर से बाहर चला रही है, वहीं उनको अस्थायी रूप से नए रूट दिए जा रहे हैं, जबकि वो पुराने घाटे वाले रूटों को सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों मामलों में अदालत के आदेशों की अवहेलना हो रही है, जिसके खिलाफ यह लोग कार्रवाई चाहते हैं। परिवहन निदेशक ने दोनों पक्षों के साथ बातचीत कर ली है और इसके बाद परिवहन विभाग अपने स्तर पर भी मामले की पड़ताल कर रहा है। ऐसे में प्राइवेट बस ऑपरेटर अगली रणनीति पर विचार कर रहे हैं, जिसमें सरकार से इस मामले को उठाने की सोची जा रही है। यदि वहां से भी कोई निराकरण नहीं होता है तो फिर मामला अदालत में जाएगा। 107 सरेंडर रूट में से 87 आवंटित। परिवहन विभाग ने अब प्राइवेट ऑपरेटरों को नए रूट देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इसमें HRTC के सरेंडर रूट भी शामिल हैं। 107 सरेंडर रूटों में से 87 रूट आवंटित कर दिए हैं। वहीं नए रूटों का भी आवंटन हुआ है, मगर अभी प्राइवेट ऑपरेटरों के साथ उपरोक्त मामलों को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके सुलझने में कितना समय लगेगा यह देखना होगा। इस मामले को लेकर निदेशक परिवहन DC नेगी का कहना है कि दोनों पक्षों के साथ बात हो चुकी है, जिस पर आगामी कार्रवाई चल रही है। जल्दी ही इसका नतीजा निकलेगा और मसले को सुलझा लिया जाएगा। इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।